हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 2 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। यहाँ से कुछ निकालेंगे, यहाँ से कुछ और यहाँ से भी कुछ निकलेगा। ओके, बाकी ये छोटी छोटी 3 खबरें और एक ये क्वेश्चन कॉर्नर है। इन सभी को डिस्कस करेंगे। गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर की यहाँ पर है। खैर, आगे बात करें और यहाँ पर पहली खबर आती है कि जापान जो है वो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले पेंडेमिक से निपटने के लिए, क्योंकि जापान ने कोई खासा प्रोग्रेस दिखाई नहीं। कोविड-19 के दौरान कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाया। तो आने वाले जो वायरस हैं, लाइक कोरोना वायरस है, मंकी पॉक्स है या जीका है, या फिर और टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू mRNA टेक्नोलॉजी है या रिकॉम्बिएंट है, तो उन सबसे बेसिकली निपटने के लिए और ये सब डेवलपमेंट करने के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर करेंगी। ओके, तो जस्ट इतना। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो चाइना के अंदर भारी हीट वेव्स आई और ये दिखाता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर पड़ा है। चाइना के अंदर हीट वेव्स आई और उसकी वजह से भारी ड्रॉट्स की कंडीशन भी वहाँ पर बन गई, जिसकी वजह से ड्रॉट्स आएंगे तो सिंपल सी बात है कि वाइल्ड फायर भी यहाँ पर लगेंगी। और लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है वो यहाँ पर क्रॉस भी हो गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो यांगचे रिवर बेसिन है, जिसको गैंगेटिक रिवर बेसिन ऑफ चाइना कहा जाता है, वहाँ पर भारी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन उस एरिया में रहती है। वहाँ सूखा आ गया, बेसिकली ये रिवर बेसिन जो है वो सूख गया और रेन फॉल जो है वो भी यहाँ पर कम हुई। इन सब के कारण जो है वो आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे का रीज़न है, जिसकी वजह से हीट वेव्स और ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर चल रही हैं और वेदर इवेंट्स भी जो है वो एक्सट्रीम हो रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं तो चाइना का एक रोवर है जिसका नाम है ज़ुरोंग रोवर। और ऐसा ही रोवर आपका एक है परसेवरेंस रोवर, वो भी आपका नासा का है। ठीक है, वो नासा का है, ये आपका चाइना का रोवर है। तो चाइना का जो ये रोवर है, इसने बेसिकली मार्स के सरफेस पर स्टडी की, सरफेस के थोड़ा डीप में जाकर के स्टडी की और वहाँ पर पता लगाया कि 2 बड़ी फ्लड्स जो हैं वो मार्स के ऊपर कभी आई होंगी, जिसकी वजह से वहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो प्लेनेट के सरफेस पर देखने के लिए मिली हैं मार्स पर। तो ये याद रखना कि ये ज़ुरोंग रोवर किसका है, चाइना का, और ये परसेवरेंस किसका है। ऐसे ही स्टडी परसेवरेंस भी कर रहा है और ये सब कुल मिला के ढूंढ रहे हैं कि आखिर मार्स पर पानी था या नहीं था। ओके, तो उस चीज़ की स्टडी यहाँ पर चल रही है सब। और इस रोवर के अंदर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लाइक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार वगैरह हैं, उसके द्वारा ये स्टडी जो है वो की जा रही है। उसके बाद आगे बात करें तो अगली स्टडी पर चलने से पहले आपको एक कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, और कंसेप्ट है आपका मेटाबोलाइट्स का। मेटाबोलाइट्स मतलब आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले अलग तरीके के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, वो चाहे आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान हो या फिर किसी और प्रक्रिया के दौरान हो, अगर आपके शरीर में इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, आपके शरीर के अंदर कई सारे पिगमेंट्स यहाँ पर बनते हैं, कई सारे अमीनो एसिड हैं, विटामिन बनते हैं, पूरे शरीर में बनते हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके ऑर्गेनिक एसिड्स यहाँ पर बनते रहते हैं। आपके शरीर में एंटीबायोटिक्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे फिरोमोन्स बनते रहते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स यहाँ पर बनते रहते हैं। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मेटाबोलाइट होते हैं। बेसिकली मेटाबोलाइट आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको कहा जाता है। ओके, तो इतना काम आप याद रखना है। अब इनमें से हर एक का अलग अलग काम होता है। कुछ फ्यूल के रूप में वर्क करते हैं, कुछ शरीर को स्ट्रक्चर देते हैं लाइक एमिनो एसिड है, कुछ सिग्नल का वर्क करते हैं, कुछ कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं जैसा कि आपका एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ओके, इसी तरीके से कुछ जो है वो डिफेंस का वर्क करते हैं, कुछ इंटरेक्शन करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये आपके इस तरीके से काम करते हैं। मेटाबोलाइट्स प्लांट्स द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ह्यूमंस द्वारा भी, बहुत सारे माइक्रोब्स लाइक फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सब भी जो है वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जब आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी या मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया अपने एंड फेज में होगी, उस समय ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज मेटाबोलाइट, व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट, व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, याद रखना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, टॉक्सिन्स, फिरोमोन्स, ओके, ये यहाँ पर देख सकते हो। ओके, फिरोमोन्स हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ये बन करके आते हैं और प्राइमरी के अंदर में ये होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
अब स्टडी क्या हुई है जरा उसकी तरफ यहाँ पर चलते हैं। बहुत सारे हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और कुछ हैं फंजाई के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जैसा कि अगले आर्टिकल में दिया गया था। तो फंजाई जो हैं वो अलग अलग तरीके के केमिकल कंपाउंड्स को रिलीज़ करते हैं जब भी वो अपनी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कर रहे होते हैं या उनके ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस होता है, तो वो इस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। और उन केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके हम भारी जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमें कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती हैं या और बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकती हैं। तो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो फंजाई के द्वारा, जब फंजाई पर स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेस लाइक कोई एनवायरमेंटल कंडीशन, तो फंजाई जो है वो इनको रिलीज़ करती है, ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज़ करती है। और रिलीज़ करने के बाद फंजाई जो है वो उस कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए काबिल हो जाती है। तो ये बेसिकली एक फंजाई की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दी गई है, हालांकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की डेफिनेशन वही है। ओके, तो ये फंगस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। आप एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर बेसिकली इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम दिया गया है जिसका नाम है कोर्डाइसेपिन। ओके, ये बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये फंजाई स्पीसीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अगर आप इस को निकाल लेते हैं, ओके, उस स्पीसीज़ से, तो इसके अंदर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कैंसर के इलाज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर रिलीज़ हुए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इनके अंदर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती हैं। इसी तरीके से और भी होते हैं इसके अलावा भी, लेकिन सभी पर आपको नहीं जाना, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उससे कैसे फ़ायदा मिल सकता है। इनके अंदर मोलिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि हम ड्रग्स का निर्माण कर सकते हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकती हैं। अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, इसमें एक प्रोसेस का इस्तेमाल और किया जाता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल स्कैफोल्ड। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। इसमें बेसिकली मॉलिक्यूल्स वगैरह को स्कैफोल्डिंग वगैरह करके कुछ वैक्सीन डेवलप की जाती है, हमारे काम की नहीं है, जस्ट इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर सरकार ने जो कुछ अवार्ड्स हैं उनको ख़त्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया, और कहा है कि उनकी जगह पर अब हम नए हाई स्टेचर अवार्ड्स जो हैं वो लेकर के आएंगे, जिनको विज्ञान प्रसार कहेंगे। पूरी स्टडी को समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत इसके भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। हर साल 26 सितंबर तो आती है, और 26 सितंबर को जो आपके प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। 1940-50 से के दौरान में शांति स्वरूप भटनागर जी ने साइंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया, और CSIR के हेड के रूप में भी यहाँ पर वो जो है वो रहे। और 26 सितंबर को हम हर साल जो हैं वो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ की अनाउंसमेंट भी करते हैं। ये प्राइज़ उन रिसर्चर्स को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 साल से कम है और जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में कुछ नए आविष्कार जो है वो यहाँ पर किए हैं। लेकिन इस साल ये हुआ कि अभी 26 सितंबर तो बीत गई, तो 26 सितंबर को किसी तरीके के अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं किए गए, किसी भी तरीके के अवार्ड अनाउंस यहाँ पर नहीं किए गए। ओके, अब इसके पीछे अलग अलग लोगों की कुछ कहानियाँ निकल करके आती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो एग्जिस्टिंग अवार्ड हैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेज़, ये ख़त्म कर दिए गए हैं, और इसके अंदर में ऐसे अवार्ड भी आते थे जो कि प्राइवेट फंडिंग से दिए जाते थे, वो अवार्ड भी यहाँ पर बंद कर दिए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया है ताकि इनके अंदर थोड़ी सी बायसनेस नज़र आ रही थी, इन पर क्वेश्चन उठने शुरू हो गए थे अवार्ड्स पर, या फिर अगर हम देखें तो सरकार जो है वो इनको अनफेयर मैनर में दे रही थी, या फिर अपने जो फेवरेट साइंटिस्ट हैं उनको यहाँ पर दिए जा रहे थे। ये कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं, खैर ये इग्नोर मारो, ये हमारे काम की नहीं, और वो एक गलत प्रूफ भी हो चुकी हैं। ओके, इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है। ओके, मतलब पैसा नहीं है सरकार के पास देने के लिए, तो ये भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि बहुत कम पैसा दिया जाता है। इतना पैसा जितना कि बजट के एस्टीमेट में गड़बड़ रह जाती है ना, उतना पैसा दिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक दिक्कत ये भी है कि इन्होंने जो प्राइवेट फंडिंग से अवार्ड्स दिए जाते थे वो भी बंद कर दिए, तो उसमें तो सरकार का कोई पैसा भी नहीं जा रहा था। तो ये सब जो कह रहे हैं कि लगाई जा रही हैं तुक्केबाजियाँ, ये सब जो हैं वो इग्नोर करो, ये गलत हैं। ओके, और सरकार ने बेसिकली इस चीज़ को इसलिए बंद किया है क्योंकि भारी मात्रा में जो अवार्ड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, जिससे कि जो रियली में कुछ बेहतर काम यहाँ पर कर रहे हैं उनको डीमोटिवेशन यहाँ पर मिलता है कि सभी को अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, तो अब कुछ ये अवार्ड्स जो हैं वो बंद करके हाई स्टेचर अवार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर लाए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो गोला मैंने अभी बनाया। गवर्नमेंट जो है वो इन सभी अवार्ड्स को रिप्लेस करेगी और नए अवार्ड्स लाए जाएंगे जिनको विज्ञान रत्न जो है वो बेसिकली कहा जाएगा। तो ये आप यहाँ पर याद रखना कि इनको विज्ञान रत्न कहा जाएगा। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे, बाकी ये सब इग्नोर करो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, और
इसके अलावा ये भी कहा है कि आपने ये अवार्ड तो बंद कर दिए, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे फेलोशिप देते हैं पीएचडी वगैरह के दौरान, तो वो देने की भी ज़रूरत है। दी तो जाती है लेकिन उसमें 2 से 3 मंथ की डिले हो जाती है, और डिले हो जाती है तो या तो वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर जो पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बीच में छोड़ करके अपनी स्टडी को चले जाते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि फ़ंड जो है वो ऊपर से आते नहीं हैं। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में ये भी कहा था कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हर नए प्रोजेक्ट के लिए हर नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये क्या बात हो गई? ठीक है, ये तो गलत हो गया। क्या मतलब रिसर्चर बैंक में जाकर के सिर्फ और सिर्फ ये अननेसेसरी पेपर वर्क ही करता रहेगा, रिसर्च कब में करेगा? तो ये मुद्दा उठा और फिर कहा भाई ये गलत कर रहे हो। तो सरकार ने कहा चलो अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम इस पर रिकन्सिडरेशन करेंगे, अभी डिसीजन जो है वो पेंडिंग है, फुल फ्लैश लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में जो साइंटिफिक इक्विपमेंट हैं उनकी परचेज पर जीएसटी को 5% से बढ़ा करके 18% कर दिया है। तो कभी अच्छा काम करते हैं, कभी उसी चीज़ को रोकने के लिए और वर्क करते हैं। मतलब 5% से 18%, एक तो वैसे ही साइंस एंड टेक का इकोसिस्टम इंडिया के अंदर में डामाडोल हुआ पड़ा है, ऊपर से इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो जो फॉरेन रिसर्चर्स हैं वो इंडिया के अंदर में नहीं आएंगे। फॉरेन जो एमओयूज़ वगैरह हम साइन करते हैं वो सब दिक्कतें यहाँ पर आएंगी, और हमारी जो रिसर्च है वो हैम्पर होती दिखाई देगी, क्योंकि प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम्बरसन यहाँ पर हो जाएगी। तो खैर छोटी छोटी चीज़ें निकल करके आती हैं। अवार्ड्स दिए जाएंगे यहाँ पर जिनका नाम है विज्ञान रत्न, और जब दिए जाएंगे अगली बार अनाउंस किए जाएंगे तब हम इनको देखेंगे। फिलहाल जस्ट नाम इंपॉर्टेंट था, और क्यों किए दो एक रीज़न लिख करके काम ख़त्म कर सकते हो, पूछा नहीं जाएगा। ओके, इसके अलावा आगे बात करते हैं, और इस आर्टिकल से आपको कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे। बाकी सब पढ़ा हुआ है इस आर्टिकल में, जो कुछ लिखा हुआ है ना वो सब कॉमन चीज़ है। बस ये पैसे जो है मुझे समझाना है, लेकिन उसके लिए मैं बाकी की चीज़ें इग्नोर नहीं करना चाहता, तो मैं शुरू से पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको पता है यूएस के अंदर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ लगभग 1750-1800 के करीब, और उस समय के बाद भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जानी शुरू हो गई। ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके सल्फर के कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, फॉस्फोरस है, ओजोन है, ये सब वातावरण में जाने लगी। क्लाइमेट चेंज होने लगा, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ने लगी। ये पैसे समझ में आया, कॉमन है, आपको भी पता है। इसके अलावा जैसे ही धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम आ गए हैं, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स हैं वो बढ़ने लगे। अगर हम बात करें 18वीं सेंचुरी में, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल थे 280 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन ये 2020 में बढ़कर के 414 पार्ट्स पर मिलियन हो गए, लगभग 40% इंक्रीज देखने के लिए मिला है। इसके अलावा इंडिया के अंदर में अगर हम देखें, सन 1800 में 170 मिलियन लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब बढ़ करके 1.4 बिलियन के करीब यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई है। इसके अलावा इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हाल ही में शुरू हुआ है, अभी 75 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। इसके बावजूद इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में पूरी दुनिया की मदद यहाँ पर कर रहा है। ये बात इस पर्टिकुलर पैसेज में बताई गई है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आया, उसने कहा कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। टोटल मिला के लगभग 275 मिलियन टन का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो रूरल इंडिया के अंदर में यहाँ पर किया जाता है। राइस उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट्स वगैरह उगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो रूरल एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर, फार्मिंग और लाइव स्टॉक सेक्टर से जो कार्बन फुटप्रिंट आता है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। मतलब पर हेक्टेयर पर आप जितनी फसल बोते हो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है उसको कम करने की ज़रूरत है, जिसको कार्बन फुटप्रिंट, ओके। तो पर यूनिट में इसको मापा जाता है, और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की ज़रूरत यहाँ पर है। सरकार तो काफ़ी कुछ कर ही रही है, किसान भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपने खेत के जो पहले वो डीजल पंप्स का इस्तेमाल करते थे, अब वो सोलर पंप्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, ओके। तो ये काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। फिर वो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर को यहाँ पर जो है वो एडोप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण में लगभग 45 से 62 मिलियन टन के करीब जाने वाली CO2 जो है वो कम हो गई है। यानी आप देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से CH4 भी निकलती है। CH4 जो है वो 86 टाइम मोर पोटेंट है ग्रीन हाउस गैस कंपेयर टू CO2। तो ये भी वातावरण में जाती है। ये धीरे धीरे कम हो जाएगी जब आप क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करोगे। लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है।
ये बात जो है वो इस पैसेज में यहाँ पर की गई है। इसके अलावा इंडिया के अंदर में राइस उगाया जाता है, व्हीट उगाया जाता है, मिलेट्स भी उगाए जाते हैं, कसावा है, बहुत सारी फसलें जो हैं वो इंडिया के अंदर में उगाई जाती हैं। ये बात इस पैसेज के अंदर में की गई है। ओके, ये फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि मिलेट्स वगैरह हैं तो उसमें भी प्रोटीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, खैर इग्नोर मारो। ओके, वो होता है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया। और एग्रीकल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलना, ये वहीं से ही आर्टिकल है, इसमें कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लिखा हुआ है एक कॉमन गोल, जो मेरे काम की चीज़ यहाँ पर आ जाती है। कॉमन गोल की बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो लगभग 30% लोग ही हैं जो कि आपके वेजिटेरियन हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। और वो नॉन वेजिटेरियन के नाम पर ज़्यादातर मटन वगैरह खाते हैं, मटन है या फिर चिकन वगैरह है या फिर बीफ है या फिर पोर्क है। ओके, उसको जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू द फिश। याद रखना, यहाँ पर जो है वो बेसिकली इसके बारे में ही बताया गया है। तो अगर आपको फूड सेक्टर से कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है तो उसके लिए आपको अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको इस सब की तुलना में, मतलब ये पोर्क वगैरह ना खा करके फ़िश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ़िश के अंदर में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है, और इस पे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम यहाँ पर होता है। इंडिया की कोस्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, इंडिया में फ़िश का प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़ा है, ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 6.7% हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया को एक लीप फॉरवर्ड कर सकती हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये ग्राफ दिखाया गया है, और बीफ चिकन पोर्क की तुलना में अगर फ़िश खाए जाए जिसको सी फूड, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं और इमिशन भी कम होते हैं, यानी कि फुटप्रिंट भी कम होता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया दिखाता है कि फ़िश को खाना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इधर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। खैर आगे चलते हैं, और ये लास्ट आर्टिकल यहाँ पर है, और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो बेबी होता है, ओके, मदर के जब पेट में होता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी की अवस्था यहाँ पर होती है, तो उस समय अगर मदर को कोई चीज़ खिलाई जाए या सूंघाई जाए तो उससे बेबी का भी रिएक्शन यहाँ पर आता है स्मेल को सूंघ करके। तो वो रिएक्शन को यहाँ पर नापा गया 4D अल्ट्रासाउंड की मदद से 100 प्रेग्नेंट वुमेन्स पर स्टडी की गई, और कुछ बच्चे जो हैं वो हंसते हुए फेस के साथ नज़र आए, कुछ जो हैं वो रोते हुए फेस के साथ नज़र आए। खैर इससे पता क्या चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि अब बच्चों में किस तरीके से जो स्मेल और टेस्ट रिसेप्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, इसके आगे हमें जानकारियाँ मिलेंगी, हमारे काम का किसी भी नहीं है। ओके, बट रिसर्चर्स के काम की ये चीज़ हो जाती है। खैर ये वीडियो पूरी हुई और इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।